नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट सरकारी नौकरी पर। तो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए। इसके बाद आज के सेशन में हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट MCQs को डिस्कस करेंगे जो कि आपके 2023 के पेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जल्दी से सारे लोग आ जाओ और जितने लोग जुड़ते चल रहे हो सभी लोग सेशन को एक बार लाइक कर दो, सेशन को शेयर कर दो। इसी के साथ शुरू करेंगे आज के सेशन को। और पहले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। पहला प्रश्न आपके सामने है, मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो देखो मानव अगर अपने भोजन में, अपने आहार श्रृंखला में पालिश किए हुए चावल का अगर इस्तेमाल करता है तो कौन सा रोग हो जाता है। पहले प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस, जल्दी से सारे लोग आ जाइए और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं सभी लोग सेशन को एक बार लाइक करेंगे, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर करेंगे। जो लोग पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। 35 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि आपके पेट के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो बताइएगा पहले प्रश्न का क्या करेक्ट आंसर होगा। सूखा रोग होगा, रक्ताल्पता होगा, घेंघा रोग होगा या फिर बेरी बेरी रोग होगा। पहले प्रश्न का आंसर करना है। मानव आहार में पालिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है। पहले प्रश्न की अगर हम लोग बात करेंगे क्या करेक्ट आंसर होगा, फटाफट आंसर करते चलो। 35 बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs को हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी वेरी रोग हो जाता है। जितने लोग ऑप्शन डी आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो ध्यान रखना पालिश किए हुए चावल के उपयोग से विटामिन B1, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, विटामिन B1 जो है नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 जिसे हम थायमिन भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, तो पालिश किए हुए चावल के उपयोग से हम मानव को जो है विटामिन B1 थायमिन जो है नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उसको बेरी बेरी रोग हो जाता है। पहले प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखना बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त में जमने के लिए जिम्मेदार होता है, बताइएगा। तो रक्त के जमने के लिए, रक्त का थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन ई या फिर विटामिन सी। दूसरे प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। ये तो बहुत ही आसान प्रश्न है, कई बार का पूछा गया प्रश्न है। बताना क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमने के लिए जिम्मेदार होता है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो विटामिन के हो जाएगा। विटामिन के का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछ लिया जाए तो फिर आप आंसर क्या करोगे, फिलोक्विनान करोगे। ठीक है, क्या करोगे, तो फिलोक्विनान ये हो जाएगा, इनका रासायनिक नाम हो जाएगा। ठीक है, तो फिलोक्विनान ये विटामिन के का रासायनिक नाम होता है और विटामिन के मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है भाई बात, चलो बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। निम्न में से किस पदार्थ में प्राकृतिक लौह युक्त खनिज विद्यमान होता है। तीसरा प्रश्न आंसर कीजिएगा, बताइएगा किस पदार्थ में प्राकृतिक लौह युक्त खनिज विद्यमान होता है। देखो जो आपका पेट का पेपर है, तो पेट का जो आपका पेपर है वो मॉडरेट लेवल का होने वाला है। मतलब कि कुछ आपको आसान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे और कुछ कठिन प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो दोनों को मिला करके एक मॉडरेट लेवल बनेगा। तो आज के सेशन में भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे, कुछ आसान प्रश्न देखने को मिलेंगे और थोड़े से प्रश्न ऐसे देखने को मिलेंगे जिनका स्तर थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ठीक है, कुल मिलाकर के मॉडरेट लेवल का। तो तीसरे प्रश्न का आंसर करो भाई। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में प्राकृतिक लौह युक्त खनिज विद्यमान होते हैं। क्लोरोफिल में, कैलोजन में, कैरोटीन में या फिर मायोग्लोबिन में।
तीसरे प्रश्न की बात कीजिएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, मायोग्लोबिन। जितने लोग आंसर करोगे ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो मायोग्लोबिन जो है ये एक प्राकृतिक पदार्थ है जो लौह युक्त होता है। ठीक है, जिसमें लौह पाया जाता है। ठीक है, लौह खनिज जो है विद्यमान होते हैं। तीसरे प्रश्न का ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोगों को आंसर करना है। निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है या जो वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? बताइएगा, निम्न में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो हींग होगा, शिलाजीत होगा, सुहागा होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा? चलो जल्दी से सारे लोग बताना। तो निम्न में से कौन सा पदार्थ है जो वृक्ष से प्राप्त किया जा सकता है या वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? ये तो बहुत ही आसान है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? हींग हो जाएगा। ऑप्शन ए जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो हींग को जो है वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। बाद में जितने लोग जुड़ रहे हो, देरी से जितने लोग जुड़ रहे हो, सभी लोगों का स्वागत है। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। जल्दी से सेशन को एक बार लाइक कर दो आप लोग, सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर दो। ठीक है, चलो पांचवें प्रश्न का आंसर करना। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? आप देखो सर्वप्रथम की बात हो रही है। सर्वप्रथम का मतलब है कि सबसे पहले प्रयोग किया, और अगर सबसे पहले प्रयोग किया है तो फिर आपको पता है कि ये आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। तो पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? किसने किया है? एल्टन के द्वारा किया गया है, बेनेट के द्वारा किया गया है, बर्कले के द्वारा किया गया है या फिर रेटजेल के द्वारा किया गया है? पांचवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया है? पांचवें प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेनेट के द्वारा किया गया। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा पांचवें प्रश्न का? ऑप्शन बी जितने लोग आंसर कर रहे हो बिल्कुल करेक्ट हो। बेनेट के द्वारा किया गया है पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा का प्रयोग। ठीक है, चलो पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने इस तरीके से है, बताइएगा निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? अगर हम लोग तानसेन की बात करें तो तानसेन देखो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, लेकिन अकबर के दरबार में आने से पहले ये किसके दरबार में रहते थे? अकबर से पहले किस राजा ने इनको संरक्षण प्रदान किया था? भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, मालवा का राजा राज बहादुर, मेवाड़ के राजा उदय सिंह या फिर गुजरात का मुजफ्फर शाह? छठवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण प्रदान किया था? छठवें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। 35 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा लास्ट में। 35 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद आप लोग खुद कमेंट करके बताना कि आज के सेशन में क्वेश्चंस कैसे लगे, है ना। और आप लोग खुद अपना रिव्यू देना कि 35 क्वेश्चन सही थे या नहीं थे। आप लोगों के लिए लाया हूँ 35 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर छठवें प्रश्न की बात करेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। भाटा का राजा जो रामचंद्र सिंह है, अकबर से पहले तानसेन जो है ये भाटा के राजा रामचंद्र सिंह के दरबार में रहते थे और बाद में ये जो है अकबर के दरबार में चले जाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवें प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगले प्रश्न की बात करेंगे। नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, बताइएगा। तो लड़कियों के विवाह से संबंधित है ये एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट। तो ये किस वर्ष पारित हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1870, 1872, 1874 या फिर 1876? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? सातवें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? क्या करेक्ट आंसर होगा हमारा? सातवें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
1872 में नेटिव मैरिज एक्ट पास किया गया है और इस एक्ट के द्वारा जो लड़कियां थी, जो गर्ल्स थी, उनके विवाह की आयु 14 वर्ष की गई है और जो बॉयज़ थे, जो लड़के थे, उनके विवाह की आयु को क्या किया गया है, 18 वर्ष किया गया है। तो ये ध्यान रखना भाई, नेटिव मैरिज एक्ट के द्वारा 1872 में आया है ये नेटिव मैरिज एक्ट। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। 8वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? पार्थ सारथी गुप्ता, एस गोपाल, बी आर नंदा या फिर बिपिन चंद्रा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे? द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? 8वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। करेक्ट आंसर हमारे हो जाएंगे ऑप्शन डी, बिपिन चंद्रा हो जाएंगे। द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक बिपिन चंद्रा हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का सभी लोग आंसर करना। आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो जो इंडियन नेशनल आर्मी वाले थे, जिसका गठन रास बिहारी बोस और फिर बाद में सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब जापान ने समर्पण कर दिया तो इन अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। अंग्रेजी सेना ने इनको गिरफ्तार कर लिया और फिर आज़ाद हिंद फौज, जो इंडियन नेशनल आर्मी के जो अधिकारी थे, जो सिपाही थे, उन पर क्या किया गया, मुकदमा चलाया गया। तो आपको बताना है कि ये मुकदमा चलाया कहाँ गया था? दिल्ली के लाल किले में, ग्वालियर फोर्ट में, आमेर फोर्ट जयपुर में या फिर आगरा फोर्ट में। 9वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है INA। ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आप जिसे आज़ाद हिंद फौज भी कहते हो। तो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही लोग थे, जो अधिकारी लोग थे, उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया तो उन पर मुकदमा कहाँ पर चला है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, लाल किले में चला है, दिल्ली में। ठीक है, जिससे और इन अधिकारियों के पक्ष में, इन अधिकारियों के फेवर में, इन अधिकारियों को बचाने के लिए पैरवी किसने की थी? तो भूला भाई देसाई हैं। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू है। बहुत सारे जो उस समय के जो नामी वकील थे, उन्होंने क्या किया है, तो उन्होंने इन अधिकारियों की वकालत की थी। भूला भाई देसाई का वैसे आप नाम याद रखना। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? ठीक है, देखो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान भी है। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए, ठीक है, तो देखो मुस्लिम लीग जो है वो अलग पाकिस्तान की बात कर रही थी, और अगर भारत की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस क्या कर रही थी, भारत की स्वतंत्रता की बात कर रही थी। तो दोनों के विचारों में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतभेद था। जहां मुस्लिम लीग को एक अलग देश चाहिए था, वहीं हिंदुओं को, कांग्रेसियों को एक भारत स्वतंत्र देश के रूप में चाहिए था। तो दोनों के बीच में बड़ा गतिरोध था। तो इन गतिरोधों को दूर करने के लिए कि हिंदू मुस्लिम जो ये अलग अलग मांग कर रहे हैं, ये दोनों सम्मिलित रूप से कोई एक मांग करें और एक कोई बढ़िया सा रास्ता निकाला है, तो इसको दूर करने के लिए CR फार्मूला बनाया गया था। किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, राजगोपालाचारी ने बनाया था, चित्तरंजन दास ने बनाया था या फिर BP मेनन ने बनाया था? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 10वें प्रश्न की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर किसने बनाया है? करेक्ट आंसर CR फार्मूला है। तो देखो नाम से ही पता चल जा रहा है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी फार्मूला है। ठीक है, अब महत्वपूर्ण ये एक बात और हो जाती है कि ये फार्मूला आया कब था? तो वर्ष भी याद रखना, वर्ष होगा 1944 में। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा बनाया गया था ये फार्मूला, इसीलिए इसे CR फार्मूला कहते हैं और 1944 में आया था। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा।
निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी बृहद हिमालय में अवस्थित है। ठीक है, देखो बृहद हिमालय में पूछी जा रही है, बताना क्या होगा, इनमें से कौन सी एक चोटी है, कौन सा एक शिखर है जो क्या होगा, जो बृहद हिमालय में स्थित है। K2 गाडविन ऑस्टिन, राकापोसी, कामेट पर्वत या फिर नंदा देवी। क्या करेक्ट आंसर होगा। 11वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी एक चोटी बृहद हिमालय में स्थित है, क्या करेक्ट आंसर होगा। जितने लोगों ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया, शेयर जरूर कर दो भाई। ठीक है, आज काफ़ी दिन बाद हम लोग की क्लास हो रही है और तबीयत तो अभी भी नहीं ठीक है, लेकिन अभी मैं क्लास ले रहा हूँ और ठीक है, अब कोशिश करूँगा कि रेगुलर क्लास लूँ, है ना। जैसे आप लोगों की पहले क्लास चलती थी तो ऐसे क्लास चलती रहे, तो कोशिश पूरी यही रहेगी। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कौन सी एक चोटी बृहद हिमालय में अवस्थित है, तो देखो बृहद हिमालय की बात कर रहा है या फिर महान हिमालय की बात कर रहा है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, नंदा देवी हो जाएगा। देखो K2 गाडविन ऑस्टिन की बात करते हैं, राकापोसी की बात करते हैं या फिर कामेट पर्वत की बात करते हैं, ये सब आपके कहाँ पर है, ये सब आपके ट्रांस हिमालय में है। ठीक है, ये सब तीनों की तीनों कहाँ पर है, ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय में है। और आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके की जो प्रश्न है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उप विभाग है। ठीक है, तो बताइएगा मोरीबंद जो डेल्टा है, तो ये किस डेल्टा का एक छोटा सा भाग है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, महानदी डेल्टा, बंगाल डेल्टा या फिर कावेरी डेल्टा। मोरीबंद डेल्टा किस डेल्टा का एक उप विभाग है। 12वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, बंगाल डेल्टा। ठीक है, तो बंगाल जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा जो सुंदरवन डेल्टा बनाया जाता है, तो उसी का एक छोटा सा भाग है मोरीबंद डेल्टा, जिसका निर्माण होता है कहाँ पर, जिसका निर्माण होता है बांग्लादेश में। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 13वें प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ठीक है, इम्फाल बेसिन की बात हो रही है। देखो मणिपुर में कई सारी आपको पहाड़ियाँ देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो मणिपुर पहाड़ियों से जो घिरा इम्फाल बेसिन है, ये एक सुंदर उदाहरण है, किसका है, सरोवरीय मैदान का है, लोयस मैदान का है, हिमनदीय मैदान का या फिर जलोढ़ मैदान का है। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चंस को घुमा दिया गया है, इसलिए ये बहुत टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं, इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। प्रश्न बहुत ही आसान है। अच्छा, मणिपुर में ही आप देखोगे तो मणिपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मणिपुर में आपको लोकटक झील देखने को मिलेगा, है ना। मणिपुर में आपको क्या देखने को मिलेगा, लोकटक झील देखने को मिलेगा। और इसी लोकटक झील में आपको क्या देखने को मिलेगा, काबू लाम जाओ। ठीक है, काबू लाम जाओ तैरता राष्ट्रीय उद्यान भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, काबू लाम जाओ। ठीक है, तो लोकटक झील देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो इम्फाल बेसिन है, ये किसका सुंदर उदाहरण है, तो ये सरोवरीय मैदान का या फिर आप कह सकते हो झील मैदान का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर क्या है, लोकटक झील है और लोकटक झील के ही बीच में क्या है, काबू लाम जाओ एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है। तो यहाँ पर जो ये इम्फाल बेसिन है, ठीक है, या फिर जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, ये सब किसका उदाहरण हो जाएगा, ये सरोवरीय मैदान का या फिर आप कह सकते हो झील मैदान का उदाहरण हो जाएगा। क्लियर है बात, तो ऑप्शन यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, बताइएगा क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो जल्दी से सारे लोग बताना, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपको बताना है। तो निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बराक नदी, लूनी नदी, घग्गर नदी या फिर इनमें से कोई नदी।
ठीक है, तो 14वें प्रश्न की बात करेंगे। कौन सी नदी है जिसके ऊपरी मार्ग में तो मीठा जल लेकिन निचले भाग में अगर हम लोग बात करेंगे खारे जल का प्रवाह मिलता है? करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा? तो राजस्थानी क्षेत्र में बहने वाली जो आपकी ये लूनी नदी है, ठीक है, लूनी नदी है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 14वें प्रश्न की बात करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। अगला प्रश्न, भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली जो वर्षा होती है तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। तो देखो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, ये आपको बताना है। पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर या फिर दक्षिण से उत्तर की ओर। भारत के, फिर से प्रश्न को अच्छे से पढ़ लो और कोई भी गलत आंसर मत करना क्योंकि ये मैंने बहुत बार आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया है। भारत के उत्तरी पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है। देखो सबसे पहले तो आपको कंफर्म होना चाहिए, ठीक है, कि जो पश्चिमी विक्षोभ है, ठीक है, वो बारिश किधर से करता है। तो पश्चिमी विक्षोभ बारिश करेगा इधर से। अगर इधर से पानी बरसाते हुए इधर जा रहा है तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा पानी क्या होगा, कम होता जाएगा कि नहीं जाएगा। तो पहले तो देखो किस तरफ से आ रहा है पश्चिम दिशा से। तो देखो पश्चिम कहाँ है, तो पश्चिम आपको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, कहाँ पर, पश्चिम। पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहा है, तो जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएगा क्या हो जाएगा, वर्षा की मात्रा कम होती जाएगी। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना 15वें प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। श्याम वीवर होता है, श्याम वीवर क्या होता है भाई? हवाई जहाज की उड़ान का एक अभिलेख है, सूर्य पर एक धब्बा है, अंटार्कटिक की एक जगह है या फिर सिमट गया तारा है? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से सारे लोग बता दो भाई। ठीक है, श्याम वीवर क्या होता है? देखो श्याम वीवर को अगर हम लोग आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें, ठीक है, एकदम आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें कि श्याम वीवर होता क्या है, तो देखो श्याम वीवर जो है, जब कोई तारा ब्लैक होल में शामिल होने वाला होता है या फिर ब्लैक होल में जाकर के समाहित होने वाला होता है, उसके ठीक पहले की जो स्थिति होती है वो होती है कौन सी? श्याम वीवर होती है। बस इतना समझ लो। ठीक है, जब कोई तारा एकदम सिमट करके ब्लैक होल में जाकर के शामिल हो जाने वाला होता है, एकदम समाहित हो जाने वाला होता है कि जाकर के अब ब्लैक होल में जाकर के समाहित हो जाएगा, तो उसके ठीक पहले की जो उसकी स्थिति होती है उसको हम श्याम वीवर कह सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? तो ये एक सिमट गया तारा होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? ठीक है, अगर हम लोग प्रस्तावना की बात करें तो यह लागू किया जा सकता है, यह लागू नहीं किया जा सकता है, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। प्रस्तावना के बारे में बात की जा रही है। देखो जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है उसको हम संविधान की हृदय एवं आत्मा भी कहते हैं। प्रस्तावना जो है, संविधान को बनाते समय संविधान में अगर कोई दिक्कत है, कोई कन्फ्यूज़न है या फिर कोई भी समस्या आती है तो हम लोग प्रस्तावना से ही जो भी चीज़ें होती हैं, हमको जो देखना है, जो समझना है, हम प्रस्तावना से ही करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर विधिक स्वरूप की बात करें, प्रस्तावना के विधिक स्वरूप की हम लोग बात करें, मार्गदर्शन, अगर भारतीय जो संविधान निर्माता लोग हैं या फिर जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय या फिर बाकी जो चीज़ें हैं, तो उनको जो भी नियम कानून बनाना है उनका निर्देशन, जो मार्ग निर्देशन जो करता है वो प्रस्तावना ही करता है। लेकिन अगर विधिक स्वरूप की बात करें तो क्या होगा? तो इसे लागू नहीं कराया जा सकता है। ऑप्शन क्या होगा? बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 17वें प्रश्न का ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। जो प्रस्तावना है उसको लागू नहीं करा जा सकता। ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। धन विधेयक भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? ठीक है, बताइएगा क्या होगा। धन विधेयक की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? 109, 110, 111 या फिर 112? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
धन विधेयक की बात करेंगे तो किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। बहुत ही आसान प्रश्न है और बहुत बार ये सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ ऑफलाइन क्लास में। ये सारी चीज़ें, कोई भी गलत आंसर इसका नहीं करेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 110 में। ठीक है, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का प्रावधान किया गया है। धन विधेयक को पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है, तो धन विधेयक को हमेशा पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 19वें प्रश्न का सभी लोग आंसर कीजिएगा। चलिए बताइएगा, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 के शीर्षक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। अनुच्छेद 156 की बात हो रही है, बताइएगा अनुच्छेद 156 में क्या है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें हैं, राज्यपाल की पदावधि है, या फिर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। 19वें प्रश्न का आप लोग आंसर कीजिएगा, क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। अनुच्छेद 156 से कौन सा सही होगा, चलिए जल्दी से सारे लोग बताना। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य के कार्यालय के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, या राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 19वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल के कार्यकाल की बात की गई है अनुच्छेद 156 में। और बताया गया है कि जो राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो क्या होगा, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। ठीक है, ध्यान रखना क्या होता है, तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है राज्यपाल का कार्यकाल, अनुच्छेद 156 में बताया गया है। चलो 20वें प्रश्न की बात करते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है, बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39 ए, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 43 ए। 20वें प्रश्न का आंसर करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, देखता हूं कितने लोग इस प्रश्न का सही आंसर कर ले आते हैं। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 20वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी हो जाएगा अनुच्छेद 43 से। देखो अनुच्छेद 43 में क्या है, कुटीर उद्योगों की बात की गई है, और कुटीर उद्योगों में ही ध्यान रखना, इसी अनुच्छेद 43 में ही आपका एक और चीज समाहित किया गया है, वो क्या होगा, मनरेगा। आपने गांव में देखा होगा मनरेगा कार्यक्रम जो चलता है, तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि मनरेगा जो ये कार्यक्रम है तो ये किस अनुच्छेद के तहत आएगा, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 43 के अंतर्गत ही आएगा। 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 43 में प्रावधान किया गया है श्रमिकों के प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की जाए, राज्य सरकार की जिम्मेदारी है, जैसे कि मनरेगा कार्यक्रम के तहत होता है और कुटीर उद्योगों में आएगा। ऑप्शन क्या होगा, डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं। देखो लागू होते हैं पूछ रहा है, ठीक है, तो 6वीं अनुसूची में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से राज्य हैं, तभी तो आप इस प्रश्न का आंसर कर पाओगे। तो त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड या फिर उपरोक्त सभी। क्या होगा, भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू होते हैं। तो देखो एक तो होगा आपका 6वीं अनुसूची में कौन कौन से हैं, एक तो असम है, इसके अलावा और कौन है, इसके अलावा मेघालय है। अब देखो ऑप्शन में ना तो असम है ना तो मेघालय है, तो ये दोनों नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो त्रिपुरा है, त्रिपुरा तो ऑप्शन में है भाई, ठीक है। और क्या होगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है, ठीक है। और कौन से हैं, तो मिजोरम है। तो देखो यहाँ पर ना तो असम दिख रहा है, ना तो यहाँ पर आपको मेघालय दिख रहा है, यहाँ पर ना तो आपको मिजोरम दिख रहा है, सिर्फ आपको एक दिख रहा है, कौन सा, त्रिपुरा।
करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची के प्रावधान सिर्फ किस राज्य पर, तो त्रिपुरा राज्य पर लागू होते हैं। फिलहाल यहाँ पर चारों राज्यों के नाम आप याद रखना। 6वीं अनुसूची में 4 राज्यों का उल्लेख किया गया है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6वीं अनुसूची में 4 राज्य हैं। ठीक है, चलो 22वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 22वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही आसान लेकिन बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और ये एक ऐसा प्रश्न है जो इतना आसान है ना कि कई बार लोग जल्दीबाजी में इस प्रश्न का जो है गलत आंसर करके चले आते हैं। ठीक है, तो बताइएगा बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, मेघना, जमुना, पद्मा या फिर दिहांग। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बांग्लादेश में, जल्दी से सारे लोग बताना, तो बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पद्मा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गंगा नदी जब भारत को छोड़कर बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में गंगा नदी को हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, दिल्ली में पुराना किला के सामने, ठीक है, दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने कराया था, तो ये आपको बताना है। चलिए बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। दिल्ली में अगर हम लोग बात करेंगे तो पुराना किला है, और पुराने किले के सामने खैरुल मंजिल नामक एक मस्जिद है। इसका निर्माण किसने कराया, हमीदा बानो बेगम ने, सलीमा सुल्तान ने, जीजी अनगा ने या फिर माहम अनगा ने। क्या करेक्ट आंसर होगा। 23वें प्रश्न की आंसर करना है आप लोगों को। दिल्ली में पुराना किला, अच्छा अगर आपसे पूछ ले कि जो ये दिल्ली में जो ये पुराना किला है, इस पुराने किले का निर्माण किसने करवाया है, तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी ने। ठीक है, किसने करवाया है, तो दिल्ली में जो ये पुराना किला है इसका निर्माण कराया है शेरशाह सूरी ने। तो इस पुराने किले के सामने एक मस्जिद है खैरुल मंजिल नामक मस्जिद, और इसका निर्माण कराया है माहम अनगा ने। तो ऑप्शन डी जितने लोग आंसर करोगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। माहम अनगा कौन थी, तो वही जो अकबर का पालन पोषण करती है। ठीक है, माहम अनगा अकबर की धाय माता, ठीक है, या फिर पालन पोषण करने वाली, ठीक है, जिन्होंने अकबर का प्रारंभिक समय में पालन पोषण किया था, तो महामनगा इन्होंने ही खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। चलो आगे बढ़ते हैं 24वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना, निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास उड़ाया था, तो बताना कौन सा गवर्नर जनरल है, कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर उपहास उड़ाया था, तो लॉर्ड डफरिंग, कर्जन, मिंटो या फिर लेंसडाउन। अगर हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करते हैं, स्थापना कब हुई है, तो स्थापना हुई है 28 दिसंबर को। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को स्थापना हुई है। और एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन थे, तो गवर्नर जनरल कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड डफरिंग, और इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था कहकर संबोधित किया था और उसका मजाक उड़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपके ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, लॉर्ड डफरिन हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी। अभिनव भारत की आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है। भगत सिंह है, विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर है, वरिंद्र कुमार घोष है या फिर पुलिन बिहारी है। क्या हो जाएगा, क्रांतिकारी संगठन है अभिनव भारत, इसकी स्थापना किसने की है। 25वें प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है,
जल्दी जल्दी आंसर करते चलो। और जितने लोगों ने सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया, सेशन को शेयर नहीं किया, सभी लोग सेशन को लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप लोग शेयर जरूर कर दो, ठीक है, इतना काम जरूर कर दो भाई। 25वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विनायक दामोदर सावरकर हो जाएगा, वी.डी. सावरकर हो जाएगा। और किस वर्ष में किया है, तो इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना होगी 1904 में होगी, ठीक है, कब होगी, तो 1904 में होगी इस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना, अभिनव भारत की स्थापना वी.डी. सावरकर ने की है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, तो किसके बीच मैकमोहन रेखा सीमा बनाती है, भारत और चीन के बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और म्यांमार के बीच, या फिर भारत और नेपाल के बीच मैकमोहन रेखा। अब ये तो बहुत ही आसान है इस प्रश्न के लिए तो भाई, है ना, अब यहाँ पर तो कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। मैकमोहन रेखा बात करेंगे भारत और किसके बीच, चीन के बीच में, ठीक है, भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा क्या करती है, सीमा बनाती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 27वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तटरेखा सबसे लंबी है, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात या फिर केरल। देखो मैंने आपको बताया था ना कि आपको आज का सेशन जो है थोड़ा मॉडरेट लेवल का मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको अच्छे वाले मिलेंगे और कुछ आपको आसान प्रश्न भी देखने को मिलेंगे। तो निम्नलिखित राज्यों में किसकी, तो देखो सबसे लंबी तटरेखा आपकी हो जाती है किसकी, गुजरात की हो जाती है, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गुजरात सबसे लंबी तटरेखा है। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। निम्नलिखित में से किसने जागीरदारी प्रथा की पुनः शुरुआत कराई थी, देखो यहाँ पर पुनः शब्द जोड़ा है, ठीक है, पुनः का मतलब दोबारा, तो दोबारा पूछ रहा है कि दोबारा किसने शुरुआत कराई थी, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बलबन ने, या फिर फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सा राजा है, कौन सा सुल्तान है जिसने जागीरदारी प्रथा की पुनः शुरुआत करवाई थी। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, फिरोज शाह तुगलक। 28वें प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक जिसने जागीरदारी प्रथा की पुनः शुरुआत करवाई है, दोबारा इसको शुरू करवाया था, ठीक है। अगर बात करें जागीरदारी या इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने करवाई थी, तो शुरुआत करवाई थी इल्तुतमिश ने शुरुआत करवाई थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने क्या कर दिया था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बंद कर दिया था और सैनिकों को क्या कर दिया था, सैनिकों को नगद वेतन देने की बात कर दी थी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, तो जागीरदारी प्रथा को बंद कर दिया था, इक्तादारी व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और उसके जगह पर क्या कर दिया था, नगद वेतन देने की शुरुआत कर दी थी। लेकिन जब फिरोज शाह तुगलक आएंगे तो ये क्या करेंगे, ये फिर से जागीरदारी प्रथा की शुरुआत कर देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 29वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा, भारत के निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। आप देखो सबसे पहले तो आपके अगर इस तरीके का प्रश्न आ रहा है तो आपके दिमाग में मैप क्लियर होना चाहिए, ठीक है, आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, भारत का जो मैप है वो मैप क्लियर होना चाहिए। ये भारत का क्या है, ये भारत का पश्चिमी घाट है। अब आपको बताना है कि कौन सी नदी है जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, गोदावरी, ताप्ती, कावेरी या फिर कृष्णा। तो सबसे पहले आप देख लो भाई कहाँ से कौन कौन सी नदी निकल रही है। देखो गोदावरी नदी जो है ये महाराष्ट्र के, ठीक है, कहाँ से निकलेगी, नासिक से निकलती है, ठीक है, नासिक में त्र्यंबकम से निकलती है, वृद्ध गंगा या फिर बूढ़ी गंगा कहते हैं। अगर कृष्णा नदी की हम लोग बात करेंगे तो ये भी महाराष्ट्र में महाबलेश्वर से निकलती है भाई, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके पश्चिमी घाट से निकल रही है। अगर हम लोग कावेरी नदी की बात करेंगे तो कर्नाटक में ये ब्रह्मगिरी से निकल रही हैं, ठीक है, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी से निकल रही हैं। लेकिन अगर हम लोग ताप्ती नदी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपकी सतपुड़ा की पहाड़ियाँ हैं और यहाँ से आपकी निकल रही कौन सी, ताप्ती नदी निकल रही है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप्ती नदी हो जाएगा, जो पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, रिफ्ट वैली दरार घाटी से होकर के बहने वाली है, कौन सी, ताप्ती नदी। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो 30वें प्रश्न की बात करेंगे। निम्नलिखित में से 1926 ईस्वी में गठित नौजवान सभा का प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं था। देखो नौजवान सभा की अगर संस्थापक की बात करेंगे, स्थापना किसने की थी,
तो स्थापना की है भगत सिंह ने। ठीक है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की है? तो भगत सिंह ने स्थापना की है नौजवान सभा की। ये तो सदस्य रहेंगे ही भाई, स्थापना की है। यशपाल, छबील दास, अंबिका चक्रवर्ती। तो प्रारंभिक सदस्य कौन नहीं थे 1926 में गठित जो नौजवान सभा है? क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा, अंबिका चक्रवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तीसरे प्रश्न का क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अंबिका चक्रवर्ती जो है ये 1926 में जब नौजवान सभा गठित हुई थी, जिसका गठन भगत सिंह ने किया था, तो इसमें ये प्रारंभिक सदस्यों में शामिल नहीं थे, ये बाद में शामिल होते हैं। ठीक है, चलो 31वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन एक 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में शामिल नहीं था? इस प्रश्न का आप लोगों को आंसर करना है। ठीक है, तो 1900 एक बात तो ध्यान रखना कि जो कानपुर षड्यंत्र मामला हुआ है, ठीक है, जो ये कानपुर षड्यंत्र मामला हुआ है ये 1924 में हुआ है। ठीक है, अब इसमें शामिल कौन नहीं है ये आपको पूछ रहा है। तो मुजफ्फर अहमद, नलिनी गुप्ता, शौकत उस्मानी या फिर M.A. अंसारी। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? 31वें प्रश्न की बात करेंगे। 1924 के कानपुर षड्यंत्र मामले में कौन शामिल नहीं था? तो ये हो जाएंगे आपके M.A. अंसारी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी M.A. अंसारी। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 32वें प्रश्न की तरफ। 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? ठीक है, बताइएगा तो कौन से वंश के राजा होंगे जिनको पुराणों में क्या कहा गया है? श्री पर्वतीय कहा गया है। वाकाटक वंश के राजा हैं, इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, शक हैं या फिर खारवेल हैं? किस वंश के राजा हैं जिनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? 32वें प्रश्न का आंसर कीजिएगा। क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? फटाफट आंसर करते चलो भाई, जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो। किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। जितने लोग आंसर करोगे करेक्ट हो जाओगे, इक्ष्वाकु वंश। ठीक है, क्या हो जाओगे? तो इक्ष्वाकु वंश के जो राजा हैं इनको पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करना है। निम्नलिखित में से एग्रोनोमोई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ठीक है, देखो ये जो एग्रोनोमोई जो अधिकारी है, अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो देखो ये अधिकारी जो है ये मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, कौन से? तो मौर्य काल से संबंधित है ये एग्रोनोमोई नामक अधिकारी। और किस क्षेत्र से संबंधित है? माप और तौल, प्रशासन प्रबंधन, मार्ग निर्माण या फिर राजस्व प्रबंधन। क्या करेक्ट आंसर होगा? एग्रोनोमोई की अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो मौर्य काल का ये अधिकारी है। और इसके बारे में जानकारी जो है वो कौन देता है? तो इसके बारे में जानकारी देता है मेगास्थनीज। ठीक है, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था, यूनानी राजदूत था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी जाती है और ये मार्ग निर्माण अधिकारी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 34वें प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित नेताओं में से कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? बताइएगा कौन से नेता हैं जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो देखो द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन होगा ये होगा आपका 1931। ठीक है, कब होगा? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में होगा। और कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी तो थे ही, तो ये तो भाई कंफर्म है भाई, इनकी तो एक सीट पक्की थी। अच्छा, गांधी जी थे तो गांधी जी के साथ नायडू भी थी, तो इनकी भी सीट पक्की भाई। ठीक है, गांधी जी सरोजनी नायडू साथ साथ जाते थे, तो ये दोनों लोग तो कंफर्म है भाई। अब बचे मदन मोहन मालवीय और राजेंद्र प्रसाद। तो देखो यहाँ पर मालवीय जी भी गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने, राजेंद्र प्रसाद नहीं गए थे। ऑप्शन क्या होगा? डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे, तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर कीजिएगा और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, तो 1755 की बात करेंगे, डिंडीगुल है। ठीक है, डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने की है? नंजराज ने, हैदर अली ने, देवराज ने, चिक्का कृष्ण राज ने। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 35वें प्रश्न की बात करेंगे तो 1755 में। आपको बता दूं, मैसूर का जो पहला युद्ध होगा, जो मैसूर का पहला युद्ध होता है, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध जो होगा वो 1767 से 1769 में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होगा। और पहले आंग्ल मैसूर युद्ध होने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? तो यही शस्त्रागार है जिसकी स्थापना की जा रही है, ध्यान रखिएगा। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 69 में होगा। और कौन है भाई इस समय राजा? तो ध्यान रखना, हैदर अली हो जाएंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैसूर में, ठीक है, डिंडीगुल के पास अगर हम लोग बात करेंगे, मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना करते हैं और यही कारण है कि यहीं से अंग्रेजों को इनसे डर लगने लगेगा, इनको खतरा महसूस होगा कि भाई ये शस्त्रागार की स्थापना कर रहे हैं, ये अंग्रेजों के लिए खतरा हो सकते हैं। और आगे चल करके इसी वजह से क्या हो जाएगा? दोनों के बीच मनमुटाव होंगे और पहला आंग्ल मैसूर युद्ध देखने को मिलेगा 1767 से 69 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ये आज के सेशन में 35 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। उम्मीद है सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दो, सेशन को एक बार आप सभी लोग शेयर जरूर कर दो। जो लोग पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी हम लोग लाइव आते हैं तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। तो अभी के लिए बस इतना ही करता हूँ। थैंक यू सो मच आप सभी को मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।